देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 टीवी। हम दिखाएंगे देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। पता कि इधर से पहले बोलो, भारत माता की तो आपने जोड़ दी, उधर ही बैठ के बोलते थे ना, वो जो ब्लैक बैठे थोड़ा सुस्ती दूर हो गई। भारत माता की, भारत माता की, अब इकट्ठे बोल सकते हैं, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मंच पर उपस्थित पार्टी के जिले के अध्यक्ष श्री गौरव सरोजिया जी, हमारे 3 पूर्व विधायक सम्मानीय भानु राणा जी, सम्मानीय गजराजी पटरिया जी, सम्मानीय रतन सिंह जी, श्रीमती जी, सम्मानीय श्रीमती आर जी, हमारे जिले की मंत्री सम्मानीय प्रीति जैन जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्री देवेंद्र ठाकुर जी, पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष सुनील मोले जी, जिले के मंत्री प्रीतम सिंह राजपूत जी, हमारे आंदोलन समिति के अध्यक्ष आदिवासी नेता सम्मानीय पूरन सिंह जी, दूसरे अध्यक्ष देवेंद्र खरे जी, सुनील प्रजापति जी, पिछड़ा वर्ग मोर्चे के जिले के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता जिनका हमने अभी अभिनंदन किया है, आदरणीय डॉक्टर उद्धव सिंह जी, आदरणीय मनोहर गुप्ता जी, आदरणीय मदन सिंह जोशी जी, आदरणीय नरेश पांडे जी। पांडे जी का स्वागत दिल्ली में कर रहा हूँ। राजकुमार गडकरी जी, हमारे अनुसूचित जाति मोर्चे के जिले के अध्यक्ष, हमारे मंडल के दीपेश जी, रामलखन जी, किरण सिंह जी, महेश सरवैया जी, जो नवनियुक्त अध्यक्ष है पुष्पेंद्र जी, शिवराज जी, हेमंत साहू जी, हमारे महिला मोर्चे की उपाध्यक्ष श्रीमती वंदना दुबे जी, विनीत पटरिया जी, राजकुमार गडकरी जी, अवनीश मिश्रा जी, मयंक चौरसिया जी, रमेश सिंह माथुर जी, अनीता मिश्रा जी, इस विधानसभा के संयोजक मनोज स्वामी जी और विस्तारक वो घर छोड़कर यहाँ पार्टी का काम कर रहे हैं, ऐसे हेमंत पचौरी जी। वैसे मैं इतने नाम बोलता नहीं हूँ, लेकिन इतने नाम मैंने लिए हैं। ये परिचय है हमारी पार्टी का, जो सर्वांगीण तौर पर कितने निचले स्तर पर सभी वर्गों में पार्टी पहुंची है, जिस बात का संदेश भी है और संकेत भी है। मित्रों, ये आम सवाल नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यक्रम है जो आज तय करेगा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का विजय अभियान 2023 में प्रारंभ हो जाएगा। उसका फैसला करने वाले लोग यहाँ पर बैठे। तो जब मैं ये बात कहता हूं तो मैं किन्हीं बातों की पुनरावृत्ति करना नहीं चाहता। देवरी विधानसभा का अपना एक इतिहास है और इस इतिहास में कुछ कलंक भी हमको दिखते हैं। जब हम जिन लोगों का सम्मान कर रहे थे उसमें लोकतंत्र सेनानी जिनको हमेशा बंदी कहते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। कितने नौजवान है मुझे नहीं पता, जिनको आपातकाल का कष्ट पता है। हम पढ़ते थे, कॉलेज में थे, आप कल्पना नहीं कर सकते उस अन्याय की, उस कष्ट की पराकाष्ठा की। दूसरे वो लोग जनसंघ के लिए काम करते, लेकिन उसके बाद भी ड्यूटी ऐसी जगह थी जहां पर विजय हासिल हो। और इसलिए जब कभी किसी भी बात का मूल्यांकन करना हो, पार्टी के कामकाज का, सरकार के कामकाज का, खुद के कामकाज का, तो मैं 3 ही पैमाने मानता हूं। व्यक्ति के नाते हम स्वयं, या जिसके बारे में आकलन करने के लिए, दूसरा है विचार और तीसरा है विकास। विकास में और विचार में कोई मतभेद यहाँ पर बैठे हुए, चाहे वो मंच पर बैठे हो, चाहे सामने बैठे हो, इनमें कोई मतभेद नहीं हो सकता। जितना विकास हमारी सरकारों ने किया
तो दूसरा उसके पासंग पर नहीं पहुंच सकता है, प्रसारित है। हमारा विचार इतना बड़ा है कि उस विचार को कोई चुनौती देने का सामर्थ्य पैदा नहीं कर सकता। हमने कांग्रेस को इस देश से खत्म किया है, सिर्फ बातों में नहीं, वोटों भर में नहीं, हमने इतिहास बदलने का काम किया। और उससे मैं पहली बार ये बात आपको कहता हूं, जो नौजवान मित्र हैं, जो नए पार्टी में आए हैं, आज मैं आपके सांसद के नाते बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना। और अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो तो आप मानकर चलो कि आचार संहिता तो आज से लगी, सरकार आपकी है, लेकिन 4 महीने में कोई विकास का काम नहीं हो सकता जब तक बरसात रहेगी। बरसात खत्म होगी और आचार संहिता लग जाएगी। तो आप मानकर चलिए कि सरकार के जो विकास कार्य होते हैं उनके बारे में अगर आप सोचो या आवेदन दो तो उसको कुछ होने वाला नहीं। निर्वाचन आयोग की जो आचार संहिता है वो तो अक्टूबर से लगेगी, लेकिन विकास कार्यों की यात्रा का तो अभी से लग गया, ये मानकर चलो। अभी 4 महीने आपके पास है, इस 4 महीने में इसके अलावा काम क्या है यार गुरु? अगर हम चुनावी कार्यकर्ता होंगे तो फिर हमको विकास के काम के अलावा दूसरा दिखेगा नहीं। लेकिन अगर हम विचार के कार्यकर्ता होंगे तो जो हमारे लिए स्वर्णिम युग होगा, 4 महीने पार्टी का काम करने का हमारे पास मौका है। और जो मेरी पहली प्रार्थना है, मैं उसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मानता हूँ, संपूर्ण रूप से जो हमारी विचारधारा को आत्मसात करे, जो हमारे विकास के मॉडल को स्वीकार करता है। व्यक्तियों में दोष हो सकते हैं, ये हमारा विचार सदैव से कहता है। व्यक्तियों में खामियां हो सकती है, व्यक्तियों में गलतियां हो सकती है, लेकिन मेरी विचारधारा को कोई चुनौती नहीं दे सकता। मेरे विकास काम करने वाली सरकारों के तौर तरीके नहीं हो सकते। हम अगली सरकार चाहते क्यों? पहले ये तो तय करो। जब मैं ये बात कहता हूं तो मैं कार्यकर्ता की जिम्मेदारी की तरफ कहता हूं। आप जिम्मेदार हैं, लेकिन जिम्मेदारी में जिस नजरिए से आप अपनी ग्राम पंचायत के अपने बूथ को देखते हो, यदि आप आदर्श तरीके से देखते हो तो आपको अपने जनप्रतिनिधि पर भी उंगली उठाने का अधिकार है, वो विधायक हो या सांसद हो। लेकिन अगर मैं आपसे उल्टा सवाल करूं कि आपके बूथ पर कितने ऐसे लोग हैं जो जरूरतमंद हैं लेकिन भारत की सरकार का या स्वराज्य की सरकार का लाभ नहीं ले सके, जिसका जिम्मेदार कौन है तो आप बता नहीं पाएंगे। हम सरपंच हो या ना हो, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो है। सरपंच मेरा साथी है या मेरा विरोधी है, इससे मतलब नहीं है। वो गरीब आदमी, वो जरूरतमंद हमारी आंखों से हो जाए, कैसे हो जाए मैं पूछता हूँ। किसी विधायक की नजर से हो सकता है, सांसद की नजर से हो सकता है, लेकिन मतदान केंद्र के कार्यकर्ता की नजर से वो कैसे चूका, यही मूल्यांकन हमें नहीं करना चाहिए। दूसरा मेरा निवेदन आपसे जो जिलाध्यक्ष जी ने किया है, हम बार बार काम की बातें करते हैं, लेकिन क्या है आपकी जिम्मेदारी नहीं। सबको पता है कि एक मतदान केंद्र पर 20 से ज्यादा नए मतदाता नहीं बनेंगे। आंकड़ा पूरे राज्य का सामने कि 13.5 लाख के आसपास नए मतदाता होंगे। एक विधानसभा में कितने होंगे इसका हिसाब लगाइए, एक बूथ में कितने होंगे, एक आध का फर्क आएगा, 2 का फर्क। औसतन आप मानकर चलिए कि 20 नया मतदाता प्रति वर्ष बनता है। क्या वो 20 लोग हमारी नजर में रहते हैं? क्या उन 20 लोगों को हम जानते हैं? हम पंचायत का चुनाव लड़ते हैं, जनपद का लड़ते हैं, जिला पंचायत का लड़ते हैं, विधानसभा का, लोकसभा का, लेकिन हमारी पहली नजर हमसे वो बच कैसे जाता है? बार बार पार्टी को क्यों कहना पड़ रहा है? ये जो नया मतदाता है यही फैसला करता है। पीढ़ियां कैसे बदलती है इसका उदाहरण देखिए। जब मैं आपातकाल की बात करता हूं तो मैं दावे से कहता हूं, मेरे नए कार्यकर्ता की उम्र जिसकी 30 साल की उम्र है, वो आपातकाल के कष्टों को नहीं जानेगा। जिसकी उम्र 25 और 30 साल है, वो दिग्विजय सिंह के समय के मध्य प्रदेश की दुर्दशा को नहीं जानता। उससे ऊपर के लोग जानते होंगे, तुलना कैसे कर पाएंगे? आपने जो अपनी सत्ता देखी है, अपनी सत्ता के सुख देखे, आपने कष्ट देखा नहीं। उसे पहली जरूरत है कि हम तुलना तराजू जब लेकर खड़े हों तो हम अपने लोगों को तोड़ रहे हैं, विरोधी को तोड़ नहीं दे रहे। हम जो कमियां देखते हैं वो अपने कार्यकर्ता में देखते हैं।
जो अच्छाई ना देखते हैं वो अपने कार्यकर्ता में देखते हैं, ये मूल्यांकन का तरीका नहीं है। और इससे मेरी विनती है आपसे कि आज इस बात पर फैसला करिए। मैं एक उदाहरण देता हूं, विचारधारा जातिवाद से कैसे हटते हैं, ये बात कहने का हक मुझे है। जब मैं देखता हूं एक समय जब हम कभी जाति की बात नहीं करते थे, सिर्फ विचार की बात करते थे और हम जीत हासिल करते थे, लोग चुनते थे। और मुझे तो आज देखकर दुख भी होता है, कष्ट भी होता है कि जातिवाद के आगे योग्यता आ जाए, ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमें तय करना है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जातिवाद के तराजू पर तुले, ये उचित नहीं है। मैं भी 9 साल से आपका जनप्रतिनिधि हूँ, लेकिन आज का दिन अगर किसी बात के लिए है, इस बात के लिए है कि जरा आत्मविलोकन करिए कि आप पिछला चुनाव क्यों हारे, उसके पहले का चुनाव कैसे है। आपके पास का वोटर नहीं थे, आपके पास का कार्यकर्ता नहीं था, आपके पास सब कुछ था। और इसलिए आज युद्ध के लिए तत्पर हम हैं। यही सेना चुनाव लड़ती, इसमें कोई गलत फहमी नहीं है। मैं उन लोगों में से हूँ जो वो लोग मेरी राजनीति के तौर तरीके को जानते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ उम्मीदवार है तो कमल है या मतदान पर खड़ा कार्यकर्ता है। और इससे सबसे बढ़िया आकलन होता है, आपको खुश करने के लिए नहीं, जिस दिन वोट पड़ता है, मतदान का दिन होता है, विधायक उम्मीदवार कोई भी हो, 300 बूथ अगर ड्यूटी में है तो 30 ही बूथ पे जा पाता है उम्मीदवार। 10% होते हैं भाई, 90% में ये कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ता है, या तो कमल चुनाव लड़ता है या कार्यकर्ता। लोकसभा की तो बात और भी अलग है। लोकसभा में तो 2000 मतदान केंद्र में 2000 मतदान केंद्रों पर सांसद का उम्मीदवार 30 मतदान केंद्रों से ज्यादा में जा नहीं सकता, कोई दो मत नहीं है। और इसे हमारा मन क्या है, मैं तो आपसे 3 प्रश्न करता हूं। जब मैं राजनीति में आया था तो धारा 370 हटनी चाहिए, हम लोग कॉलेज में थे और उस समय तो कोई सोशलिस्टों का दबदबा था, वहां जनसंघ का दबदबा भी नहीं था ध्यान में। लेकिन धारा 370 हटनी चाहिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का चित्र रखा है। डॉक्टर मुखर्जी के बारे में अगर हम ना जाने, मुझे नहीं लगता कि हम भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण कार्यकर्ता हैं। जो लालच, जो सत्ता हमें आज निभा रही है और जिसके कारण से हम अपने रास्तों से भटकते हैं, डॉक्टर मुखर्जी उन सारे प्रश्नों के उत्तर। डॉक्टर मुखर्जी वो शख्सियत है जो 33 साल की उम्र में बंगाल विश्वविद्यालय के कुलपति निर्वाचित हुए। वो बंगाल विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र आपको पता होना चाहिए, वर्तमान का बांग्लादेश, वर्तमान का बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, बिहार और झारखंड, उस विश्वविद्यालय का हिस्सा। और वो 2 बार वहां के कुलपति बने, 38 साल की उम्र में वो पद छोड़ दिया। देश जब आजाद हुआ तो पहली मनोनीत सरकार के योजना मंत्री बने वो, लेकिन जैसे जम्मू कश्मीर में गलत फैसला लिया, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस ने उन्हें मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र दिया और जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मैं काम करना शुरू किया। आंदोलन करते करते जम्मू कश्मीर की धरती पर उन्होंने अपना बलिदान दिया, वो डॉक्टर मुखर्जी। उस त्याग की तपस्या की दम पर भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी तक आज हम केंद्र की सरकार को बैठे। ये इतिहास अगर पता नहीं होगा तो मानकर चलना कि जो सुविधाएं होती हैं वो जल्दी धक्का देती है। ये मेरी बात को लिख देना। आज संघर्ष के दिन हमारे नहीं है, संघर्ष के दिन आने वाले भी नहीं है, लेकिन जो संघर्ष करने वाले लोग हैं उनको संघर्ष से मुक्त करने के लिए तो संघर्ष हमें करना होगा। ये सत्ता सिर्फ इस बात के लिए नहीं कि सरकार बन जाएगी और हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजनीति में मध्य प्रदेश की सत्ता क्यों जरूरी है? आप जरा कभी लोकसभा की तरफ देखिए और कभी राज्यसभा की तरफ देखिए। राज्य कार्यकर्ता लोकसभा में हमारा बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है। आज भी हम सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस हमसे बहुत पीछे है, लेकिन अभी हमारे पास में राज्यसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं है। राज्यसभा के स्पष्ट बहुमत के लिए हमें राज्यों में सरकार चाहिए, हमें राज्यों में ज्यादा बड़ी मात्रा में विधायक चाहिए। यदि हमें कानूनों में परिवर्तन करना है जो आगे भविष्य में जरूरी है, तो हमें लोकसभा में तो बहुमत जनता दे देगी,
लेकिन राज्यसभा में तो बहुमत विधायक देते हैं भैया, वहां पर तो राज्यसभा का सांसद विधायक चुनकर करता है। ये बात हमारे तमाम कार्यकर्ताओं के ध्यान में होनी चाहिए। हमको लगता है एक विधायक ले लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, ये तो ये गलत धारणा है। जो लोग दूसरी तरफ कांग्रेस एक और खेल खेल रही है, वो कहती है कि कहीं ना कहीं राज्य का नाम आया, तो राज्य की राजनीति है ना, जो केंद्र की राजनीति है। मैं आपसे दूसरा प्रश्न करता हूँ, जैसे राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, हमारी 3 सरकारें शहीद हुई थी, उसमें मध्य प्रदेश की भी थी, छत्तीसगढ़ की भी थी, राजस्थान हिमाचल और मध्य प्रदेश, उसमें छत्तीसगढ़ हमारे साथ था। हमारा नरेंद्र मोदी से संबंध क्यों नहीं होगा? क्या हम भूल जाएंगे इस बात को? जिस दिन वहां पर जनवरी 2024 में रामलला बराजेंगे और हम तमाम भाग्यशाली लोग जो 450 वर्ष के बाद उस पीढ़ी को दर्शन के सौभाग्य मिलेगा, तो मैं दावे से कहता हूँ कि जितना मान योगी जी का बढ़ेगा, उतना मान मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता का भी बढ़ेगा। हमने अपनी सरकार बुलाई है, तो ये छोटी चीज नहीं है। पर मैं दूसरा सवाल करूं, यदि मोदी जी प्रधानमंत्री हो जाए ना होते, योगी जी मुख्यमंत्री ना होते और न्यायालय फैसला दे देता, तो भी क्या मंत्री बन सकता? ये कभी चुपचाप अपने घर में बैठकर सोचना कि सरकार की अहमियत क्या होती है। आज मोदी प्रधानमंत्री है, योगी मुख्यमंत्री है, उच्चतम न्यायालय फैसला देता है, तो हम जनवरी 24 में रामलला के दर्शन करने के लायक हैं। ये फर्क है। तो राजनीति से कितनी नहीं है, राजनीति के हमको क्या मिला और हमको क्या नहीं मिला। अगर ये देखना है तो मेरी तीसरी आपको प्रार्थना है, कभी गुप्ता जी के घर जाना, उससे उनकी कहानी सुनना कि जब आपातकाल में आप थे तो आपके परिवार का हाल है, आपके बच्चों का हाल है। मैं दावे से कहता हूँ, जिंदगी में कभी भी निराशा आएगी तो एक बार उनकी शकल दिखेगी तो निराशा हट जाएगी। विचार के लिए जिन लोगों ने अपना जीवन बर्बाद किया है,